अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सना मलिक का महाराष्ट्र असेंबली में पॉलीगेमी पर बयान। महाराष्ट्र असेंबली में एनसीपी एमएलए सना मलिक ने पॉलीगेमी पर दिए गए अपने बयान का दिफा करते हुए कहा कि अगर अथॉरिटी साइट करनी हो तो रेफरेंस पाकिस्तान नहीं कुरान होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ना आइडियल समझा जाता है और ना ही आइडियोलॉजी। सना मलिक के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पॉलीगेमी की इजाज़त है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने का हक देता है। 3 महिलाओं के कुछ फैमिली इश्यूज और तलाक के ऊपर डिस्कशन पे एक लक्ष्य विधि आई थी, जिसमें एंड में पाकिस्तान का रेफरेंस हमारे जो बीजेपी के आमदार हैं देवयानी फरांदे जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हमने यही कहा कि आप पाकिस्तान का रेफरेंस दें कि हमें इधर भारतीय मुसलमान को ना गाइड करें। अगर आपको कुछ गाइडेंस देना है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो फॉलो किया है जो भारत के ये हमारे कुरान में दिया गया है, तो आप उसके हिसाब से रेफरेंस दीजिए। हमें एज अ मुस्लिम और एज अ इंडियन हमें पाकिस्तान से ना कोई लेना देना है, ना पाकिस्तान का कोई रेफरेंस, ना पाकिस्तान को आइडियोलॉजी मानते हुए या पाकिस्तान को एज आइडियल मानते हुए या उनका रेफरेंस देते हुए इधर हमें प्लीज कोट ना किया जाए। अगर आपको कुछ कोट करना है तो उन्होंने जिससे लिया है, जिससे कुरान से लिया है, उस हिसाब से आप कोट कीजिए। पाकिस्तान का रेफरेंस हमें ना दीजिए, क्योंकि उनका इशू यही था कि पाकिस्तान में पॉलीगामी के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं, तो वो इसको इधर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमने कहा पाकिस्तान में कुछ अलग नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने वो फॉलो किया है जो इस्लाम के कुरान में कहा जाता है। तो अगर आपको कोई रेफरेंस देना है तो आप कुरानिक रेफरेंस दीजिए, आप पाकिस्तान का रेफरेंस ना दीजिए। देखिए, मुस्लिम शरिया लॉ में पॉलीगामी अलाउड है। भारत के संविधान के हिसाब से हमें अपना धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया है। उस तरीके से अगर चल रहा है तो वो अलाउड है। इम्प्लीमेंट तो मुस्लिम शरिया लॉ में तो ऑलरेडी पॉलीगामी अलाउड है और चल रहा है। और मेरा और एक सवाल था कि पॉलीगामी तो मुस्लिम के शरिया लॉ के हिसाब से दिया गया है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स पॉलीगामी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे दूसरे लोग भी पॉलीगामी कर रहे हैं। तो चर्चा होए तो पूरे तरीके से सभी लोगों को लिया जाए, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करके ना किया जाए। ये मेरा स्टैंड था। केरला में शिगेला इन्फेक्शन कंट्रोल में सिर्फ एक नया केस रिपोर्ट। केरला के हेल्थ मिनिस्टर के मुरलीधरन ने कहा कि शिगेला इन्फेक्शंस अब कंट्रोल में है। उनके मुताबिक कल तिरुवनंतपुरम से सिर्फ एक नया केस रिपोर्ट हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और आवाम से सफाई और सेहत से मुतल्लिक़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। Yes, it was given by their first report only. Second reports, they will give the detailed discussion. There is no controversy because already Chief Minister explained everything in the House. Yeah, chalo. What is your take on the confusion that? There is no confusion. A clear-cut reply was given by the Chief Minister. फैसल खान केस, कोर्ट ने अपडेटेड केस डायरी तलब की है। फैसल खान के वकील अरविंद कुमार महुअर ने बताया कि कोर्ट ने अपडेटेड केस डायरी पेश करने का हुक्म दिया है और मामले की अगली सुनवाई सैटरडे 27 जून को मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम मुलजिमीन एक ही केस से मुतल्लिक़ हैं, इसलिए उनकी बेल एप्लीकेशंस पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने अप टू डेट केस डायरी मांगी है एज पर सबमिशन ऑफ द लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उन्होंने कहा कि अप टू डेट केस डायरी मांग ली जाए, तो जज साहब ने उस रिक्वेस्ट को मान लिया है और उन्होंने मांगा है और डे आफ्टर टुमारो डेट फिक्स किया है सैटरडे को फॉर हियरिंग ऑफ द मैटर। अरेस्टिंग सब लोगों का एक्सटेंड कर दिया गया है टिल सैटरडे। जो 2 बॉडीगार्ड है उनकी भी सुनवाई सैटरडे को ही होगी। रेगुलर बेल है उन लोगों के साथ ही, एक ही केस से रिलेटेड है ना, तो सब डायरी एक ही है, तो एक ही साथ सुनवाई हो जाएगी सबकी। तो नो पॉसिबल। हाँ, वो एक्सटेंड कर दिया गया है सैटरडे तक। सैटरडे को ही जो फैसला होना है सैटरडे को सुनवाई के उपरांत होगा। मीरठ में रेप केस का मुलजिम साकिब ने खुदकुशी की। मीरठ में रेप केस के मुलजिम साकिब ने मुबैना तौर पर अपनी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक एक खातून की तरफ से केस दर्ज कराए जाने के बाद वो जहनी दबाव और डिप्रेशन में था। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी और वाक़े के तमाम पहलुओं से जांच की जा रही।
थाना सरदना के अटेरना पुल के पास एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही मौके पर थाने की टीम पहुंची और इस व्यक्ति को अस्पताल भर्ती कराया उपचार हेतु, जहां पर इसको मृत घोषित कर दिया गया। जांच पड़ताल में इस व्यक्ति का नाम शाकिब पुत्र सैफुद्दीन प्रकाश में आया है और यह भी प्रकाश में आया पूछताछ और जांच में कि घटना से कुछ समय पहले ही इसने अपने एक मित्र को कॉल किया था और ख़ुद को मारने की बात कही थी, क्योंकि एक महिला ने जो मृतक है इसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसको लेके जो मृतक है वो तनाव में था और इसमें मृतक की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी वहाँ पर भिजवाया गया है और तहरीर प्राप्त कर थाना सरदना पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू कर्नाटका के होसापेटा पहुंचे, जहां वो तुंगाभद्रा डैम के 33 स्पिलवे गेट्स के इनॉग्रेशन करेंगे। इस मौके पर कई अहम सियासी और इंतजामी शख्सियत भी मौजूद रहे। फॉर्मर एमपी करादी संगन्ना अमरप्पा ने कहा है कि तुंगाभद्रा डैम के 33 स्पिलवे गेट्स के इनॉग्रेशन से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना के किसान खुश हैं। उन्होंने कहा है कि इस कदम से पानी की बेहतर फराहमी होगी, जिससे ज़राअत और किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। ಕನ್ನಡದಾಗ ये तुंगभद्रा डैम 1953 में प्रारंभ हो गया। वो समय में बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत वो तीनों राज्यों को लाभ मिल सकते हो वहाँ से यहाँ तक। लास्ट ईयर वो 19 गेट कोलैप्स हो गया। उस टाइम में हमारा आज का मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार वो संदर्भ में जल संपन्न मंत्री था। ये समय में डीके शिव कुमार ये निर्णय किया, सब 33 गेट को नया गेट बनाने के लिए वो डिसीजन ले लिया। अब 33 गेट भी नया फिक्स हो गया। इसलिए हमारा तीनों राज्यों को रहित लोगों को खुशी है, इसलिए हमारा मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बधाई देता हूँ। एस जयशंकर ने सियोल में जेजो फोरम 2026 के दौरान कहा कि भारत की रिवायती सोच वासुधैव कुटुंबकम दुनिया को एक ख़ानदान समझने और ओपननेस को फ़रोग़ देने पर मबनी है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में पैदा होने वाली अक्सर बेचैनी और टर्बुलेंस उन क़ुव्वतों का नतीजा है जो इस बुनियादी अक़ीदे को चैलेंज कर रही। So let us turn first to the centrifugal side. What are the divisive forces at work? They start with the leveraging of financial strength, of production capabilities, of market shares, and of control over resources. The natural play of commerce is increasingly influenced by calculations of strategy. Now this spills over into the domain of connectivity as well, whether we think of it as choke points, whether we are talking about specific projects. And these traits are further accentuated by the growing sharpness of technology rivalry. This has long existed in the military and dual-use categories, but now has steadily spread across the board. सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट पर पहली हब एंड स्पोक मॉडल फ़्लाइट का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने कहा है कि अगले 6 हफ्तों में मज़ीद 6 शहरों से भी हब एंड स्पोक फ़्लाइट्स शुरू की जाएंगी। इस कदम का मकसद एयर कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना और मुसाफिरों के लिए सफ़र को ज़्यादा आसान बनाना है। In India today from the divine land of Varanasi, this has been a long pending reform that we wanted to bring in Indian civil aviation. I would like to especially thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for spearheading this.
He is the one who has brought a revolution in the civil aviation sector in the last 12 years with his Udan scheme and the multiple reforms that have been done in this sector. India has become the third largest domestic aviation hub in the whole world. Now we want to take it to the next level. We have the vision of Viksit Bharat 2047, and to achieve vision Viksit Bharat 2047, the most important thing that we need to focus upon from now itself is how do we create aviation hubs in the country. We have metropolitan cities with one of the state-of-the-art airports in those cities connecting to various destinations across the world. But how do you connect these destinations to spokes? How do you connect these destinations and these airports to the larger domestic network that we have in the country? So we have sat down with all the necessary stakeholders, with the Home Ministry, with DGCA, CISF, Airport Authority of India, BCAS, all the necessary stakeholders along with the airlines. We have come up with this SOP now at airports so that we can have the hub and spoke operations running seamlessly in the country. And I'm very happy to see that there is a lot of excitement from all the airports across the country, and they're all wanting to have these operations start as soon as possible, which is why I've said that in the next 6 weeks, just like how we have started Varanasi here today, we are connecting it to Delhi airport as the hub, and from there तमिलनाडु में डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन DVAC ने करूर में फॉर्मर DMK मिनिस्टर EV वेल्लू से मंसूब जायदादों पर तलाशी शुरू की। ऑफिशियल्स के मुताबिक सर्चेस मुख्तलिफ मुकामात पर की गई हैं। मामले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। बीजेपी MLA मनीषा चौधरी ने NCP MLA सना मलिक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत का निज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के मुताबिक चलता है। उन्होंने कहा कि मुल्क का जस्टिस सिस्टम कुरान नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करता है। उनका ये बयान महाराष्ट्र में पॉलीगेमी और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर जारी सियासी बहस के दरमियान आया है। मैं कहना चाहती हूँ भारत में हमारी लोकशाही है और लोकशाही में हमारा राज्य सरकार होगा, केंद्र सरकार होगा, हमारे न्याय देवता होंगे। सभी जगह जो सना मलिक ने बोला कि हम मुस्लिम लॉ कुरान के ऊपर चलता है, तो हमें उन्हें जवाब दिया है कि हमारा भारत देश ये संविधान के ऊपर चलता है। हमारी न्याय देवता कुरान पे नहीं तो संविधान पे चलती है। तो मुस्लिम बहनों के संरक्षण के लिए हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 तलाक का मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए जो कायदा बना है, उस कायदे का पालन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए भारत में, महाराष्ट्र में जो रहते हैं उनका मुस्लिम लॉ कुरान से नहीं तो संविधान से चलता है। तमिलनाडु बीजेपी चीफ नयनर नागेंद्र ने कांग्रेस मिनिस्टर P विश्वनाथन से मंसूब वायरल वीडियो पर रद्दमल देते हुए कहा है कि वाइडली सर्कुलेटेड विजुअल्स के मुताबिक ये ऐसा अमल था जिसे उन्हें अवॉइड करना चाहिए था। वायरल वीडियो में मिनिस्टर को गर्ल एथलीट्स के आउटस्ट्रेच्ड लेग्स को छूते हुए देखा गया, जिस पर सियासी बहस तेज हो गई। உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரை பொறுத்தமட்டில் நான் யாரையும் தனிப்பட்ட விமர்சனம் செய்வதில்லை. நான் அந்த வீடியோவை பார்த்தேன். அந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது அந்த காட்சியை பார்க்கும்போது நடந்ததா இல்லையா அல்லது வீடியோவில் மார்ஃபிங் பண்ணியிருக்காங்களா என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அதை பார்க்கும் பொழுது வைரலாகி கொண்டிருக்கிற காட்சியை பார்க்கும்போது இதை அவர் தவிர்த்திருக்க வேண்டும். அதாவது ஒரு பெண் குழந்தைகளாக இருக்கும்போது யோகா பண்ணும்போதோ அல்லது மாரத்தான் போயிட்டு வரும்போதோ அது ஷூ சாக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பண்ண தேவையில்லை. உண்மையிலே இது அப்படி நடந்திருந்தால் அது கண்டனத்துக்குரியது. மாண்புமிகு முதலமைச்சரை பொறுத்த மட்டிலும் நீங்கள் சைகையை மட்டும்தான் கேட்குறீங்க. அப்பாவை காணோம்னு தேடினார், அது கேட்கவே இல்லை. நீங்கள் யாரும் பொதுவாக ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா யாருன்னா அந்த அம்மா சொன்னால் தான் தெரியும். அது நானாக இருந்தாலும் அப்படித்தான். எங்கள் அப்பா சொன்னாதான் எங்கள் அம்மா சொன்னாதான் எங்கள் அப்பா யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்க முடியும். ஆனால் சட்டமன்றத்தில் சினிமா மாதிரி வசனங்களை பேசுவது ஒரு அநாகரிகமான செயல். இதை இப்படி கை காட்டியிருந்தால் வேற யாருந்தால் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் எந்த இடத்துலையும் செய்யக்கூடாதோ, யார் சொல்லக்கூடாதோ அதையெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு
இப்பொழுது இந்த மாணவிக்கு நடந்த உயர்கல்வித்துறை பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, அண்ணன் செங்கோட்டையன் போன்ற வார்த்தைகள் பேசுவதாக இருந்தாலும் சரி, இவருடைய மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லை. அப்பா யார் என்கிறத தேடுறது வந்து ஒரு, அது மட்டும் இல்லை, சட்டமன்றத்தில் பேசுவது என்பது அது தேவையில்லாத ஒன்று. அது அவருடைய பண்பை, அவருடைய தகுதியை காட்டுகிறது, அல்லது தகுதியை இழந்து காட்டுகிறது என்று தான் நான் பகிரங்கமாக நான் சொல்ல முடியும். இப்படி சைகை காட்டுவது என்பது நிச்சயமாக கண்டனத்துக்குரியது, அதுவும் சட்டமன்றத்தில் கண்டனத்துக்குரியது. तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने चेन्नई में स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए खरीदी गई 300 नई डीजल और सीएनजी बसेस को फ्लैग ऑफ किया। हुकूमत के मुताबिक इस कदम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूती मिलेगी और मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात भी फराहम होंगी। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय रावत ने एनसीईआरटी के क्लास 9th सोशल साइंस सर्कुलम में 1975 इमरजेंसी को शामिल करने पर एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। रावत ने दावा किया कि मुल्क में पिछले 12 सालों से इमरजेंसी जैसी सूरत हाल। उनका कहना था कि इमरजेंसी को करिकुलम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इमरजेंसी के बारे में पढ़ाई सिलेबस में डाला है क्या? हाँ, तो क्या हो गया? समझना चाहिए, जो इस प्रकार से बर्ताव करता है उनकी सत्ता चली जाती है। 12 साल से इस देश में इमरजेंसी है, 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया। इंदिरा गांधी ने जब ये संघ के लोग थे जेल में, अटल जी, अडवाणी जी, जगन्नाथराव जोशी जी, बाला साहेब देवरस जी, तो जहां जहां जेल में थे वहां उनकी 5 स्टार व्यवस्था की थी इंदिरा गांधी ने, और स्पेशल 5 स्टार होटल के शेफ और कुक इंदिरा जी ने अंदर रखे थे, मुझे मालूम है और उनको भी मालूम है। उसमें से कुछ लोगों ने इंदिरा जी की माफी भी मांगी बाद में और इमरजेंसी का समर्थन किया, जिसमें बाला साहब देवरस भी थे और भी लोग थे उस वक्त। लेकिन वो जमाना अब 50 साल हो गए। 12 साल से जो है बीजेपी सारे जो वोट चाहिए ये उनको काफी में अब इमरजेंसी है ना देश में, और क्या है? पढ़ाई कर रहे हो? देखो, ये पढ़ाई का विषय नहीं है। इमरजेंसी का पढ़ाई का विषय एक व्यवस्था है। अगर देश में अराजकता फैलती है तो इमरजेंसी आप लगा देते हैं। संविधान में व्यवस्था है इसकी, तो उसका मतलब आप संविधान को मानते नहीं हो। इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि अगर देश में अराजकता पैदा होती है तो आपने नोटबंदी क्यों लाई भाई? नोटबंदी क्यों लगाई? अब मुझे बताइए। तो कोरोना काल में आपने एपिडेमिक एक्ट क्यों लाया ना? संविधान में और कानून में वो प्रावधान किया है, लेकिन आप लोग संविधान को मानते नहीं। आईएमडी साइंटिस्ट आनंद शंकर के मुताबिक बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक बारिश का डिफिसिट रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने कहा है कि मौसमी सूरत हाल में तब्दीली के असर हैं और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बारिश होने का इम्कान है। अथॉरिटीज़ को एहतियात तदाबीर अख्तियार करने की सलाह दी गई है। देखें तो वो सामान्य से करीब 41% कम वर्षा हुई है और कई जिलों में रेनफॉल डिफिसिट की कंडीशंस बन रही है, विशेषकर वेस्ट बिहार के ज़िले में। और इवन जून महीने की जो पूर्वानुमान थी वो सामान्य से कम वर्षा होगी, लेकिन अभी जैसे कि आप कह सकते हैं जून एंड में आ रही है, तो पूर्वानुमान बन रही है कि अगले मतलब कह सकते हैं 4 से 5 दिनों के अंदर मॉनसून फिर से एक्टिव हो सकती है और पूरे बिहार में अच्छी वर्षा की संभावना बन रही है। इसके साथ साथ जो वेस्ट बिहार के ज़िले हैं जहां भी मॉनसून नहीं पहुंची है वहां भी अच्छी वर्षा होने की प्रबल संभावना बन रही है। अन्य वर्षों की तुलना में इस बार मॉनसून थोड़ा सा कमजोर
हाँ, जैसे कि ग्लोबल कंडीशंस देखें मानसून के लिए, तो एक अल्नीना कंडीशंस अभी है वो प्रिवेल कर रही है, उसके कारण से भी मानसून वीक हो रही है। और मानसून के ड्राइविंग के लिए बहुत सारे सेमी परमानेंट फीचर्स हैं, जैसे मैस्क्रेने हाई है, लो लेवल जेट है, इसके अलावा ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट है, और कह सकते हैं तिब्बतियन हाई है। ये सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं बन रही थी। इसके कारण से आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से मानसून की प्रोग्रेस थोड़ी हाल्ट हो गई थी, लेकिन आने वाले समय में जैसे कि बता रहे हैं कि कल या परसों के बाद से अगले 5 से 6 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में अच्छी वर्षा की संभावना बन रही है। इसके कारण से वेस्ट बिहार के जिलों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके साथ साथ बिहार के अधिकांश जिलों में एक कृषि कार्य के लिए कह सकते उपयुक्त समय हो सकती है। लेकिन जो प्रमुख समस्या है कि इस बार जैसे कि पूर्वानुमान है, वो मॉनसून का जो रेनफॉल है वो सामान्य से कम ही रहने की संभावना सबसे ज्यादा बन रही है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।